नमस्कार, आप देख रहे हैं यूबी टीवी और मैं हूं उज्जवल भाटिया। आज हमारा पॉडकास्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पे होने वाला है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के राइट्स, उनके चैलेंजेस और इंडिया में नए ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में। आज हमारे साथ हैं दीपिका मैम, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के राइट्स, हेल्थ, एजुकेशन और अवेयरनेस के बारे में हमें बताएंगे भी, और उन्होंने इस बारे में काफ़ी काम भी किया है। तो मैम, यूबी टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले आज मेरा आपसे एक क्वेश्चन, जो मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है, मैं जानना भी चाहूँगा, आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा, जो कि एक ट्रांसजेंडर के रूप में आपके एक्टिविस्ट बनने का जो आपका सफ़र था, वो कैसा रहा? एकदम शुरू से शुरू करते हैं। मैं जब 4th क्लास में थी, एक्चुअली 3rd क्लास में थोड़ा पता तो चला बट रिएक्ट नहीं किया था मैंने उसके ऊपर। तो जब मैं 4th क्लास में थी, मैंने पहली बार फीमेल के क्लोथ पहने, मम्मी की साड़ी चुरा के। दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप। अब सिर्फ कपड़े पहने हैं यहाँ तक ये बात सीमित नहीं थी। द मोमेंट आई वाज वाचिंग वन ऑफ द वीडियो, that was one of the movie of सलमान खान एंड उर्मिला मातोंडकर, जानम समझा करो। तो जो जानम समझा करो मूवी में जब उर्मिला डांस कर रही है, तो उर्मिला मातोंडकर को देख के मैं महसूस कर रही हूँ कि ये मैं हूँ। मुझे ऐसा फील होता है, मेरे एहसास ऐसे हैं। तो फिर मुझे लगा, जब मेरे फीलिंग और मेरे एहसास ऐसे हैं तो मेरी बॉडी ऐसी क्यों है? बॉडी तो सलमान खान वाली है, मतलब शरीर जो है वो तो मेल वाला है, और फीलिंग ऐसी है, ये क्या गड़बड़ है? किससे बात करूं? समझ ही नहीं थी। शांत थी। थोड़ा वक्त और बीता। स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ, एनुअल डे फंक्शन। मैंने डांस किया उर्मिला मातोंडकर के पार्ट में, उसी मूवी का गाना। अच्छा। और एक लड़के ने परफॉर्म किया सलमान खान वाला। आई डोंट नो व्हाट वाज रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगा कि आई फॉल इन लव विद दिस पर्सन। बट बात नहीं कह सकती हूँ, कुछ समझा ही नहीं सकती हूँ कि मुझे तेरे लिए क्या फील हो रहा है। आज तो अच्छा लग रहा है बोलने में, लेकिन उस वक्त बहुत तकलीफ हो रही थी। कोई लड़की उसके पास आके बैठ रही है तो यार कैसे बैठी है, इरिटेशन होती थी। और शाम को मिलना और बाहर गोलगप्पे चाट टिक्की खा के आना बड़ा अच्छा लग रहा था। ऑल ऑफ सडन वो चला गया, कहाँ गया पता नहीं। फिर मैं 6th क्लास में पहुंची। बहुत सारा हरेसमेंट, परेशानी, क्योंकि वो कॉन्वेंट स्कूल था और ये गवर्नमेंट स्कूल है। इस गवर्नमेंट स्कूल में लड़के छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कपड़े उतार देते हैं और बोलते हैं कि देखो, ऐसे शब्द थोड़ा अजीब लगते हैं, छक्का है यहाँ पढ़ता है, हिजड़ा है यहाँ पढ़ता है, ऐसा बोलते थे। ठीक है भाई, वो करते करते और 3-4 साल बीत गए। मैं स्कूल में अपने क्लास की मॉनिटर बन गई। तो लोग बोलने से थोड़ा क्लास के बच्चे तो डरते थे। फिर एक भगवान की कृपा, ऊपर वाले ने एक व्यक्ति भेजा मेरे जीवन में, जो मेरा नया प्रिंसिपल था, जिनसे मेरी बात हुई इस बारे में खुल के। उन्होंने बोला, मैं आज के बाद कहूँगा कि ये मेरा अपना रिश्तेदार का बच्चा है। मैंने भी कहना शुरू किया कि वो मेरे ताऊ लगते हैं और मैं थोड़ी सेफ एंड सिक्योर हो गई स्कूल में। ऐसे वक्त बीतता गया और 12th भी कंप्लीट हो गई। चैलेंजेस तो चलते रहे, क्योंकि ये स्कूल लाइफ जर्नी में जो हुआ था 6th के बाद, उसमें आई हैव अटेम्प्टेड सुसाइड 6 टाइम इन माय लाइफ, बट मरती नहीं थी। शायद कुछ करने के लिए जिंदा रहना होगा। अब वक्त आया, मैंने 12th के बाद नौकरी शुरू की। बड़ा मुश्किल था। एक वो काम जो मैक्सिमम टाइम एक पुरुष कर सकते हैं, वो काम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी एक कंपनी के बाहर खड़े रह के करनी थी विंटर्स में। जस्ट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। बट मैं रात की जॉब क्यों करती थी?
उसके पीछे रीजन था, दिन में मैं कंप्यूटर सीखती थी ओह और एक दिन में 3 क्लासेस करती थी, अलग अलग सेंटर से एक एक जी। चीज सीख रही थी। कहीं से सिर्फ ऑफिस पैकेज था, MS ऑफिस, कहीं पे मतलब फोटोग्राफी के लिए सीखते थे फोटोशॉप, फिर एक जगह पर मैं एक्सेल सीखती थी, जी। फाइनेंसिंग के लिए पढ़ाई करती थी उसके हिसाब से। आई गॉट जॉब विद इन 3-4 मंथ, आई गॉट अनदर जॉब। पर वहाँ पे भी वही थोड़ा सा मेरे बोलने चालने उठने बैठने के चीज़ों को देखते हुए उन्होंने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेट किया, छेड़ा, परेशान किया। इवन द लास्ट was sexual harassment. I left that job. Another job. इस जॉब का तो कहना ही क्या। मुझे नहीं पता था ओनर को क्या कनेक्शन है, क्या लगाव है। बट एक दूर कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में गंदी सी टेबल होती थी, उसकी जगह ऑल ऑफ सडन मेरे पास एकदम मस्त चकाचक टेबल, एक केबिन, और वो मिला मुझे उनके खुद के घर में। I was happy initially. When I get to know what is the intention, I left the job. There is no option. Compromise करो किसी और चीज के लिए, नहीं तो भाग जाओ। मैं भाग गई। वो करने के बाद then I got job in one of the reputed hospital in Delhi. बड़ा नाम है। वहाँ पे काम किया। जब मैंने वहाँ काम किया, अच्छा था। पर जब लॉबी में जाओ बैंक की तरफ या कहीं, तो एक ही बात कि ये लड़कियों जैसे क्यों चलते हो आप, ऐसा क्यों है। वो भी पूरी मुश्किल था। लास्ट में वहां पे हुई सेक्सुअल हैरेसमेंट, नौकरी छोड़ दी। आई वाज गेटिंग अ लिटिल गुड अमाउंट इन 2009। उसको छोड़ के 2009 में ही एक जगह है दिल्ली में, पीरागढ़ी, उस जगह चौराहे पे ऐसे रास्ते कटते हैं, तो बड़ा अच्छा एरिया है, इधर इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ काम करती थी। इस तरफ जाओ तो कुछ, इधर जाओ तो कुछ। पार्क में बैठी हुई थी, ऐसे ही बैठी थी। बैठे बैठे मुझे किसी ट्रांस ने देखा, मांग रही थी पार्क में 2, 5, 10 रुपए जो दे रही थी वो ले रही थी। आई मेरे पास, क्या हुआ, मैं बहुत अपसेट हूँ, मूड अच्छा नहीं है। मैंने उसको बोला कि दीदी मेरे टिफिन में खाना है, आप खाओगी? हाँ रुक जा, 15 मिनट में आती हूँ घूम फिर के। ऐसे घूम फिर के और पैसा मांग के, चल तू भी खा, मैं भी खाती हूँ। मैंने नहीं, मुझे नहीं खाना। नहीं कुछ तो हुआ? नहीं कुछ नहीं। फिर ऑल ऑफ सडन वहाँ से तो मैं उठ गई, मतलब उस खाना उसने खाया, मैं चली गई। फिर थोड़ा देर बाहर आके कहीं बैठी हूँ और न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड, क्या बोलते हैं उसको, विज्ञापन हिंदी में, वो देख रही हूँ कि अच्छा कुछ तो होगा यार, कॉल सेंटर की जॉब है सारी, ठीक है चलो कॉल करके पूछते हैं। वो भी किया। मजेदार बात यह है, आज तक मेरे मम्मी पापा को नहीं पता, 1 महीने की एडवांस सैलरी मिली थी जहाँ से मैंने नौकरी छोड़ी थी। बिकॉज ऑफ दिस कि तुम इस बारे में हल्ला मत मचाना, 1 महीना एडवांस लो जाओ जी। तो उस 1 महीने में मैंने ऐसे नौकरी ढूंढी। वहां बैठी थी, सामने से कोई एक व्यक्ति आया, मैं उस व्यक्ति का नाम ले सकती हूँ बकायदा, उसको हम सोनू बोलते थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मेरा यहाँ NGO है, चलो जी। थैंक्स टू दैट पर्सन, शायद वो आज भी मेरे लिए एक फरिश्ता या भगवान से कम नहीं है। उसने मुझे वहां लाके बिठाया और जब मैंने देखा मेरे ही समाज के लोग बैठे हैं, मगर उस वक्त मुझे वो मेरे नहीं, ऐसा लग रहा था ये तो एक समाज है, इसमें मैं क्या करूँगा, ये तो बहुत अजीब सा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, देखती हूँ बात करके, सोनू ने मुझे यहाँ के लाके खड़ा क्यों किया। उसने बोला अरे तू टेंशन मत ले, थोड़ी देर में तुझे सब समझ में आएगा। बैठी थी, सब लोग नाच गा रहे थे, नाचते नाचते मैंने भी डांस किया। फिर मुझे पता, ओ अच्छा इसीलिए इसने मुझे यहाँ लाके बिठाया। फिर मैंने उनसे बातें की, व्हाट वाज देयर जर्नी, क्या फीलिंग थी। मैं एग्जैक्टली सेम, सिमिलर, स्कूल लाइफ सबकी सेम रही जो मेरी है।
मतलब आई एम द वन फ्रॉम दिस कम्युनिटी, क्या करें। ए सोनू, पता ना ऐसी जगह पर नौकरी मिलेगी क्या? विद इन वन डे आई हैव टेकन डिसीजन। ऐसी जगह पर नौकरी मिलेगी क्या? तेरी भी नौकरी है ना, तेरी सैलरी आती है ना? हाँ। 1 तारीख को? हाँ, चल ठीक है, मुझे भी यही नौकरी दिला। आई स्टार्टेड वर्किंग। अब जब काम शुरू किया तब महसूस हुआ, काम तो वो लोग भी करते थे और भी करते हैं, पर ऐसा लगा कि सिर्फ काम करना जरूरी नहीं है, काम के साथ नाम करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। आप अपने ही समाज के लिए अब काम करने आए हो तो उसमें अपना थोड़ा नाम बनाओ ना। तो पढ़ना शुरू किया उस बारे में, गूगल में, यहाँ वहाँ, जितने भी नोटबुक्स और जितनी भी बहुत सारे बुक्स पड़ी होती थी ऑफिस में, मैं घर ले जाती थी। आज भी मेरे घर पर बहुत सारी मैंने हटा दी, पढ़ के कबाड़े में फेंक दी, बट आज भी मेरे घर वो बुक्स भी हैं जिनको मैं आज भी बहुत पसंद करती हूँ, पढ़ती हूँ, हेल्थ के बारे में। तो वहां से जज्बा जागा कि कुछ तो करना है। विद इन 1 ईयर मैं ट्रेनर बन गई, दूसरों को ट्रेनिंग देने जाती थी और पैसा मिलता था हर ट्रेनिंग देने का। फिर मैं अपने ही ऑफिस में प्रमोट हुई कंप्यूटर डेस्क जॉब पे, फील्ड वर्क से बाहर निकल के वापस डेस्क जॉब। देन आई बिकम मैनेजर विद इन फ्यू मंथ। देन आई बिकम स्टेट कोऑर्डिनेटर। अभी स्टेट पे जब काम करने गए, मैं ऐसा क्या बोलते थे उसको, प्रोग्राम ऑफिसर, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर जी। तो हिंदी में होता था राज्य अधिकारी। राज्य अधिकारी। हाँ, तो स्टेट ऑफिसर, राज्य अधिकारी। तो जब किसी ने बोला कि ऐसे वहां गई उनके वहां पे, तो ऐसे बोल रहे, अरे ये ऐसे इनका ये नाम है, ये है, वो है, सब बोल के ये राज्य अधिकारी है। पहली बार मेरे कान में वो शब्द जब गया, माय गॉड, आई एम हैविंग टू मच बिग रिस्पांसिबिलिटी। मतलब ये तो बहुत बड़ी चीज है, मैं राज्य अधिकारी हूँ। आई लव, माय गॉड, आई लव दिस वर्ड। ये शब्द तो बहुत प्यारा है। तो मैंने शुरुआत की कि चलो अब तो कुछ करना है। तब यहाँ भागती थी, वहां जाती थी, इससे बात करती थी, उससे बात करती थी, मतलब स्टेट के जाने कितने शहरों में, 15-16 शहरों में जाती थी, लोगों से मिलती थी, समझती थी, इससे काम करना नहीं आता उसको सिखाती थी, उसको डांटती थी, उसको बताती थी, सिखाती थी, सब करती थी, प्यार से भी बात करती थी, और सब मेरे समाज के लोग। आई वॉज वेरी हैप्पी विद दिस। फिर रिकॉग्निशन कहाँ से शुरू हुआ? मैं कुछ बोल रही हूँ अखबार में छप रहा है, मैं कुछ बात कर रही हूँ अखबार में छप रहा है। वाह, 23 साल की उम्र में तूने तो बहुत पा लिया दीपिका, वेरी हैप्पी। 23-24 साल की उम्र में अगर ये मिल रहा है तो बड़ी बात है। आते हैं माइक लेकर घर में, बात करना है आपसे, नालसा जजमेंट आया है, कुछ बात करेंगे आप? ठीक है। तब लगा कि अब तो कुछ ना कुछ करके मानूंगी, नहीं तो बैठूंगी नहीं। लोगों के लिए बात करना, इधर उधर जहाँ कनेक्शन बनते हैं, नौकरी पे लगाऊंगी, भाई मेरे लोग हैं, लगाओगे। नौकरी पे लगवाया किसी को, पढ़वाया किसी को। नोएडा के 47 ट्रांसजेंडर्स के एजुकेशन फॉर्म भरे गए पहली बार। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, जिसको हम आज की डेट में इग्नू कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो वहां पे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में भी मैंने एडमिशन करवाई 47 ट्रांस के। ये बहुत पुरानी बात है, 2015-16 की शायद बात रहेगी ये। तो वहां से मैं धीरे 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 आगे बढ़ती गई और मैं यहाँ तक पहुंची। तो उसकी वजह से करते 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 मैं नेशनल प्रोग्राम ऑफिसर, मैनेजर लेवल पे एनजीओ में काम किया। फिर एक चीज देखी, यार मेरी कम्युनिटी को लोग वैसे भी थोड़ा अलग नजर से देखते हैं। तो और मैं जो काम कर रही हूँ उसमें मैं थोड़ा कुछ मुफ्त में चीजें देने की आदत डाल रही हूँ। चलो थोड़ा बाहर निकलते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जहाँ वो इज्जत से कमाएं। जी बिल्कुल। और फिर मेरे पास आए और मैं कुछ उनको हेल्प करूँ।
तो आज वो कमाते हैं, मेरे पास आते हैं, मैं इस स्किन प्राइड क्लिनिक में उनको सब गाइड करती हूँ। हेल्थ, सर्जरी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, फैमिली इश्यूज, क्राइसिस सब बताती हूँ। डॉक्यूमेंट चेंज प्रोसीजर सारे गाइडेंस देती हूँ और नौकरियों पे भी लगवाती हूँ। आज भी वो चीज़ बंद नहीं है, नौकरियों पे आज भी लगवाती हूँ। फ्री कैंप्स भी लगवाती हूँ। अभी फिलहाल ही में 8 तारीख को डेंटल कैंप है ट्रांस कम्युनिटी के लिए। 50 से 60 ट्रांस आएंगी, डेंटल चेकअप करवाएंगी, क्लीनिंग करवाएंगी, फीलिंग डलवाएंगी, जो हो सकता है वो सब फ्री करवा रहे हैं। स्किन प्राइड की तरफ से इस बैनर पे मैं ये फ्री कर रही हूँ, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो वो चीज़ मैंने आज भी कंटिन्यू रखी हुई है, लोगों को सपोर्ट करती हूँ। आगे भी देखते हैं, कुछ ना कुछ करूँगी जो अच्छा होगा, शायद आप लोगों को पता चलेगा। बिल्कुल, और आप ही लोगों को बोलूँगी आके मेरा पहला वीडियो वहाँ आप बनाएंगे, जरूर मैम। अगर भविष्य में चाहा भगवान ने तो। बिल्कुल, हम तो सब क्या हम पता मैं अपनी चाय की टपरी ही डाल दूँ, पर वो भी तो काम ही है ना। काम तो काम है मैम। कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल, है ना। तो ये एक चीज है जो दिल में है कि कुछ छोटा काम खोलना है जिसमें 2 छोटे बच्चे मेरे कम्युनिटी के कमा के खा लें। बिल्कुल, मैं उससे भी खुश हूँ। 2 लोगों की जिंदगी बदलना भी बहुत बड़ी बात है, और मैं अपने नौकरी से खुश हूँ। ऐसा जीवन भी अच्छी बात है। ये है मेरा अभी तक का लीडरशिप में आने का संघर्ष। बहुत इंस्पायरिंग था मैम, और ना जाने कितने हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं उनको भी कितना इंस्पायर करेगा। मैम, मेरा अभी आपने अभी एक पॉइंट मेंशन किया था कि आप जो आपके कम्युनिटी के लोग हैं उनको जॉब्स भी दिलवा रहे थे। कितना वो चैलेंजेस रहा आपके लिए, और आपकी लाइफ में भी कितना मतलब सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा अपने राइट्स के लिए? क्योंकि जैसा भी आपने अपनी स्टोरी में बताया, तो क्योंकि अ, जब हम कहीं नौकरी की बात करें, कहीं न कहीं अभी आपने बताया भी, और ये है भी हमारे समाज में कि ट्रांसजेंडर को एक दूसरे नज़रिए से देखा जाता है। तो आपको क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आई ड्यूरिंग दिस टाइम कि उनको जॉब्स दिलवा सको, और आपकी लाइफ में भी कि आप अपने इसके लिए फाइट किए हो राइट्स के लिए? मैंने अभी बोला था आपको, इग्नू में एडमिशन दिलाया था, वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था। इग्नू के एक सेंटर, दूसरे सेंटर, तीसरे सेंटर में घूमती रही। फाइनली एक प्रिंट आउट लेके बैठी, ये है ट्रांसजेंडर एक्ट 2019। इसमें क्या लिखा है आप पढ़ो। एजुकेशन गवर्नमेंट देगी, आप गवर्नमेंट का हिस्सा हो, आप अप्रूवल लो। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, या आपकी जिम्मेदारी है, आप अप्रूवल लो और हमारे बच्चों को एडमिशन दो। हम पढ़ना चाहते हैं। वहां पे मैं अड़ गई, 1 2 3 4 5 6 7 10 दिन खड़ी रही जाम की। हर रोज पहुंच जाती थी, 1 घंटा 2 घंटा टाइम स्पेंड करके आती थी। मतलब इतना तक किया मैंने कि किसी से मजाक करके भी आ गई, सीनियर मैनेजर से, सीनियर ऑफिसर से, कि अरे साहेब अब तो चाहते ही नहीं है कि हम पढ़ें। पढ़ लिख गए तो सड़कों पे हम मांगने वाली थोड़ी दिखेंगे, कि हम सड़कों पे कार चलाते हुए दिखेंगे कि हाँ ऑफिस जा रहे हैं। आप वो दिन दिखाना नहीं चाहते, पर आप टेढ़े मेढ़े तरीके से एडवोकेसी की, हो गया। तो वो भी बहुत बड़ा चैलेंज था। और चैलेंजेस की बात अगर हम करेंगे तो मेरा खुद का एडमिशन हो रहा था हॉस्पिटल में, और ये बहुत पुरानी बात है, 2013 की बात है, मैं बीमार थी। और हम आपको किस कैटेगरी में ले रही, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फीमेल में ले नहीं पाएंगे, मेल वाले कैटेगरी में डाल देते हैं। नहीं नहीं मुझे ट्रांस करके डाल, नहीं ऑप्शन ही नहीं है, नहीं मुझे ट्रांस करके डाल, नहीं ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर बायोलॉजिकल मेल कन्वर्टेड टू फीमेल, या विद इन द प्रोसेस ऑफ फीमेल ट्रांजिशनिंग, ऐसा कुछ तो वर्ड लिखो। नहीं कैसे लिख देंगे, हमें नहीं पता। फाइनली मेल टू फीमेल जो ऑप्शन लिखते हैं, वो पहली बार मैंने तब देखा
मेल टू फीमेल लिख के मेरा एडमिशन किया। अब मुझे कॉर्नर में एक बाइक देख लिया गया, दूर से नर्सिंग स्टेशन से देख रही हूँ, सामने से लड़की बोल रही है कि नहीं नहीं, इसको इंजेक्शन लगाने मैं नहीं चाहूँगी, लड़के को भेजो। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें, पता नहीं, थोड़ा तो लड़की लगता है, थोड़ा लड़का, समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा बोलते थे। तो बड़ा मुश्किल था, ट्रीटमेंट होना भी बड़ा चैलेंजिंग लग रहा था। फिर उसके बाद और चैलेंज तो बहुत सारे हैं, नौकरियों के तो चैलेंज बतेरे हैं जो मैं बता चुकी हूँ शॉर्ट में। ये नौकरी करना बड़ा मुश्किल है आम समाज में, तो वहाँ पे भी मेरे लिए चैलेंज ही चैलेंज थे। फिर उससे भी बड़ा चैलेंज एज एन इंडिविजुअल जो होता है, अकेले रहना, बात करने के लिए कोई नहीं है, सुनना समझने वाला कोई नहीं है, परिवार में रहते हुए भी आपको लगता है कि आप अकेले हो, बिल्कुल कोई सुन नहीं रहा है। सुन आप बोलते हो तो वो इग्नोरेंस में जा रहा है, तो सुन ही नहीं रहा ना एक तरीके से। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है जहाँ पर आपको लगता है कि कोई नहीं है आपका। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं जिंदगी में अभी तक। और अब जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा कि मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट एक जेंडर से दूसरे जेंडर में कन्वर्ट कैसे करूँ। शायद कुछ चीज़ें कर ली हैं लेकिन बहुत कुछ अभी बाकी है। मैंने ग्रेजुएशन की है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, मैंने 10th-12th की है, वो सारे डॉक्यूमेंट भी तो बदलने पड़ेंगे। कौन बदलेगा अगर ये अमेंडमेंट एक्ट है तो? कैसे करूँगी मैं वो सब? उसके बाद आप मेरा अस्तित्व ही मिटा दोगे। मैं कमाऊंगी, इनकम टैक्स भी भरूंगी सैलरी से, मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं देश के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ उसके थ्रू तो जाता ही है, बट ऐसे भी जाएगा और उसको आप वैनिश कर दोगे, खत्म, है ही नहीं। ऐसे कैसे? फिर कल सोच रही हूँ कि बड़ी मुश्किल से किसी ने हाथ थामा है, ये अंगूठी उसी की दी हुई है, उस परिवार ने मुझे अपनाया है, घर का सदस्य बनाने के लिए। शादी कैसे लेंगे, मतलब होगी कैसे वो शादी? शादी करने के लिए इंसान तैयार है, कानून सपोर्ट नहीं करेगा, शायद सोशल इश्यूज आ गए तो क्या करूँगी? ये सब भी एक चिंता है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो चैलेंज आएंगे भी आगे। 5 साल बाद मिलोगे तो शायद कुछ और चैलेंज बताओगे, अभी कुछ और है। मैम अभी आप जिस पोजीशन पर है, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कितने चैलेंजेस फेस किए हैं? कहीं पे मैं थोड़ा सा जली तो खरा सोना बनी, कहीं पे ठोकर लगी, नीचे गिरी तो पता चला मिट्टी की वैल्यू क्या है। इस तरीके के कुछ इंसिडेंट हुए और मैं यहाँ, जब मैं एक हर्डल्स को पार करती गई, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उस व्यक्ति का, जब मैं पहली बार प्रोग्राम मैनेजर बनी थी, उसने कुछ बात कह के मुझे वहां से निकाला था। अगर वो व्यक्ति ऐसा ना करती तो मैं आगे नहीं बढ़ती। उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने मुझे इतना परेशान कर दिया था कि मैं अपनी नौकरी और शहर छोड़ने के डिसीजन पे आई और मैं कहीं और पहुंच गई और मैं प्रमोशन पे आ गई। वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सोचती हूँ तो। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उस व्यक्ति का जो मेरे जीवन में आई ऑफिशियल लाइफ में। पता नहीं, मैं अनकंफर्ट और अनईजी फील कर रही थी कि मुझे ये काम नहीं करना है, और वहां से जब निकली तो देखा ओ माय गॉड, लोग बाहें पसारे खड़े हैं मुझसे मिलने, मुझसे पूछने, मुझसे जानने कि मैडम मुझे ये काम करना है, आप मेरी मदद कैसे करोगे। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उस व्यक्ति का भी
जिस व्यक्ति ने मुझे कहा कि आप मेरे साथ यही काम करो जो आप सोच रहे हो, मगर वहां से भी मुझे निराशा मिली और मैं निकल गई। और आज यहाँ हूँ, स्किन प्राइड में बैठी हूँ, यहाँ पे काम कर रही हूँ। वही चीजें, खुला समुद्र है। कम्युनिटी जैसी बात, जो बात करना चाहती है करती है, मैं सपोर्ट करती हूँ, लोग आते हैं, मैं सहारा देती हूँ, बस यही जिंदगी है। तो ये सारे चैलेंजेस ने मुझे आकर आज यहाँ बैठाया। अगर मुझे पहले ही जॉब में कंफर्ट जोन हमेशा मिल जाता तो शायद मैं आज वहीं पड़ी होती, वहां से निकलती नहीं। बिल्कुल। तो मेरा मैसेज तो सबके लिए यही होगा कि अगर आपको कंफर्ट जोन मिल गया कहीं पे भी, तो उसको अच्छा मत समझो, वहां से निकलो। जब आगे आपके पास चैलेंजेस और तकलीफें आएंगी तो रास्ते बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल। सफर बहुत ऊंचा जाएगा। वरना आप उसी प्लेन जमीन पे चलते हुए देखोगे हिंदुस्तान तो ऐसा ही है। आपको पता नहीं चलेगा कि पहाड़ी कितनी ऊंची होती है, खाई कितनी गहरी होती है, समुद्र का पानी कैसा है, वो सब आप नहीं देख पाओगे। उस समतल जगह पर कंफर्ट जोन महसूस करके बैठे रह जाओगे। दुनिया की खूबसूरती इसी में है कि आप ठोकरें खाओ। बिल्कुल। मैम, अभी तक जो आपने बताया काफ़ी इंस्पायरिंग था और कुछ सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को भी बहुत सीखने को मिलेगा। मैम, अब इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी को किन एरियाज में प्रॉब्लम्स मेनली फेस करने पड़ते हैं? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सबसे पहला प्रॉब्लम परिवार, फैमिली। दूसरा एजुकेशन। देखो, जन्म हुआ, प्रॉब्लम शुरू हो गई, परिवार समझेगा नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज। दूसरा, आप अगर नॉलेजेबल, अच्छे पढ़े लिखे होना चाहते हो तो वहां पे चैलेंजेस इतने हैं कि ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ट्रांसजेंडर का ड्रॉप आउट रेट जरा चेक कर लेना, पता चल जाएगा। बहुत लोग चले जाते हैं बिल्कुल पढ़ाई से बाहर, 50% से ज्यादा लोग ड्रॉप आउट हैं। अब आती है बारी समाज में जीने की, तो सोशल प्रेशर बहुत है। नहीं ये नहीं, नहीं वो गलत, नहीं ऐसा करो, नहीं ऐसे मत रहो, है ना? तो वो भी है। अच्छा, बाकी मेल फीमेल को भी होते हैं ये चैलेंजेस, बट थोड़े कम होते हैं। यहाँ थोड़े ज्यादा हैं। वहाँ फैमिली में सिर्फ डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। यहाँ पे डांट मार के बाद घर से बाहर। बिल्कुल। एजुकेशन, ये पसंद नहीं है, सब्जेक्ट खराब है, यही होता होगा, मगर ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसे पढ़ने मत दो, वो ये होता है ट्रांस के साथ। फिर हेल्थ, कहाँ, किसके पास, किस लाइन में लगूं, कहाँ जाऊं, क्या पूछूं, क्या बोलूं, नहीं पता। मुझे आज ट्रांस हेल्थ इश्यूज हैं, आसपास मोहल्ले में कौन सा डॉक्टर है पता ही नहीं, सरकारी अस्पताल में किस डिपार्टमेंट में जाऊं नहीं पता। सामाजिक प्रेशर, अपने बच्चे को आप अपने साथ मत रखो, उसकी वजह से सारा माहौल खराब हो रहा है ना? ऐसा होता है। आप इसको यहाँ रहने मत दो, निकाल के बाहर फेंक दो, वो भी होता है। बिल्कुल। ये भी होता है कि हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे के साथ नहीं खेल सकते, तुम्हारा बच्चा तो ऐसा है, उसका बिहेव तो ये है ना? तो वो एक पंगा शुरू होता है। तो ये वाले चैलेंजेस हैं। अब आती है बारी इमोशनल अटैचमेंट, पार्टनर की बात करें। ट्रांसजेंडर्स में 100 में से शायद 2 या 4 या 10, इससे ज्यादा लकी लोग नहीं है जिनके पास पार्टनर है, नहीं है, अकेले। बिल्कुल। शादी का अधिकार नहीं, सिंगल पेरेंट चाइल्ड अडॉप्शन का अधिकार नहीं। बिल्कुल। अडॉप्शन कर लेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन का लफड़ा बहुत बुरा है। जब तक मैं अपने आईडी और पार्टनर अपनी आईडी चेंज ना करे तो बच्चा गोद भी नहीं ले सकते। करूं क्या मैं, कहाँ जाऊं? बिल्कुल। ना नौकरी, ना काम, ना पढ़ाई, ना एजुकेशन, ना फैमिली, ना प्यार, ना बच्चा। और इस दुनिया में व्यक्ति जी किस लिए रहा है? मोह माया किसका नाम है? इसी का नाम है।
आप भी ये कर रहे हो और सब भी यही कर रहे हैं। अब यही नहीं है मेरे पास तो मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो ये चैलेंज है ट्रांस लाइफ के। मैम जैसे अभी आपने बताया अभी, तो एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट में बहुत इश्यूज होते हैं, अभी आपने बताया भी। कोई रियल लाइफ एग्जांपल अगर कोई आपका जानकार हो कुछ? एक तो पहली बात 9 से 10% ट्रांस है जो एम्प्लॉयमेंट में है पूरे हिंदुस्तान में। बहुत कम है। कोई ज्यादा थोड़ी है, 90% नहीं है। फिर अगर आप चैलेंजेस की बात करेंगे, वन ऑफ माय कम्युनिटी फ्रेंड completely perfect from the एजुकेशन बैकग्राउंड, नंबर्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, नीट क्लियर किया है, बीएड भी किया है, सब हो गया। शी इज अप्लाइंग इन द कैटेगरी ऑफ फीमेल फॉर टीचर। उसको कोई लेता नहीं है। 5 यूनिवर्सिटीज के ऊपर उसने केस किया। अब आप बताइए। अच्छा, बहुत क्लियरली ये बात कहना कि वी आर नॉट टेकिंग यू बिकॉज यू आर अ ट्रांस पर्सन, अब क्या करें? बहुत हर्ट करता होगा। आपके नंबर अच्छे नहीं है, ये है वो है, कुछ भी बोलते तो अलग बात है। आप जब बोल रहे हो कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हम नहीं रहे, तब उसको लास्ट में तो धक्का लगेगा। बिल्कुल। तो इस तरीके के ये एक है, इस तरीके के हजारों एग्जाम्पल है। हजारों एग्जाम्पल है। अगर मैम मैं हेल्थ, जैसा भी आपने बताया अभी कि अगर आपको कोई इशू है तो उसको आप किस डॉक्टर के साथ शेयर करें? क्या आज भी ऐसा है कि मतलब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इस चीज़ को बहुत हाई लेवल पे फेस करना पड़ता है कि दे डोंट हैव डॉक्टर फैसिलिटी इन केस ऑफ ये इमरजेंसी? जो क्लिनिक है स्किन प्राइड, यहाँ पे मैं जब बैठती हूँ या फिर इसका जब फोन मैं अटेंड करती हूँ, मेरे पास कॉल्स आते हैं, 100 में से 70 कॉल्स का ये कहना होता है कि मैडम मैं सोच विचार और फीलिंग से एक ट्रांस हूँ, मुझे इस जेंडर में जाना है। तो मैं बोलती हूँ ठीक है, तो उसको एक टर्म बोलते हैं, तो बोलते हैं कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, फिर वो ये बोलते हैं कि मैम मुझे ट्रांसजेंडर सर्जरी करानी है। मैं बोलते हैं ठीक है, कौन सी वाली? सपोज एग्जाम्पल मेल टू फीमेल। अभी मेल टू फीमेल में तो बहुत सारी है, क्या कराना है? नहीं, मेल टू फीमेल करानी है। अब आप बताओ, जानकारी का अभाव है कि नहीं? वी आर नॉट अवेयर। बिल्कुल। फिर मेल टू फीमेल में मैं कैटेगराइजेशन कर रही हूँ, हार्मोन थेरेपी, ये वो दिस दैट, ये ऐसा नहीं। हमको वो तो नहीं पता कैसे होगा, बताओ ना थोड़ा सा। समझाती हूँ तो फिर जाके 2 घंटे में, किसी को 1 घंटे में समझ में आता है कि हार्मोन वाली जो कहानी है वो तो एंडोक्राइन देखेगा, साइकेट्रिस्ट देखेंगे, सर्जरी तो प्लास्टिक सर्जन देखेंगे। अच्छा, इतने सारे डॉक्टरों से मिलना पड़ेगा। मैं तो एक बचपन से ये सोच लेके चल रही हूँ कि मैं लड़की हूँ, या फिर जो बायोलॉजिकल गर्ल होती है तो मैं लड़का हूँ, और इतने सारे डॉक्टर्स के साथ मिलना पड़ता है, एक डॉक्टर से काम नहीं होता है। तो इस लेवल तक अवेयरनेस की कमी है। और ये सिर्फ ट्रांस की बात नहीं है। पास में कोई बीएमएस डॉक्टर बैठता है, आंटी के पेट में दर्द है, दूसरी आंटी शर्माइन जो है उनको बुखार है, तीसरी आंटी जो है उनको यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, चौथी आंटी उनको हड्डी का दर्द होता है, 5वीं आंटी को माइग्रेन है, लेकिन सब एक ही डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। यही होता है। तो हिंदुस्तान तो इसी पे चल रहा है, ये डॉक्टर सब जानता होगा। बिल्कुल। क्लिनिक हो कोई आसपास, बुखार हो थोड़ा सा, ए डॉक्टर साहब दवाई दीजिएगा, चाहे दिक्कत कुछ भी हो सकता है, बट एक ही डॉक्टर वही वो बुखार की भी दे रहा है, खांसी जुकाम सब। मैं यहाँ कहती हूँ कि मैं बैठी हूँ स्किन प्राइड में, हम स्किन पे काम करते हैं, बट ये सब डॉक्टर्स के साथ मैं कनेक्ट कर दूंगी, जाओ ले लो सर्विस। बिल्कुल। सोसाइटी जो है मैम हमारी, अगर मैं
इंडिया की बात करूँ, वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कैसा देखता है या कैसा बिहेव करता है, जो क्योंकि आपके पास लोग आते होंगे, कुछ बताते होंगे, कैसा लोग ट्रीट करते हैं उनको? उनको ट्रीट और बिहेव की तो क्या ही बात करें। ट्रीट कोई क्या ही ट्रीट कर लेगा जब अपनी खुद की फैमिली ट्रीट नहीं कर पाई, घर से बाहर भाग गया बच्चा, तो वो बाहर का समाज का कोई व्यक्ति क्या ही ट्रीट कर लेगा। और आप ट्रीट करने की बात करते हैं तो फिर एम्प्लॉयमेंट पे फिर 9% ट्रांस व्यक्ति क्यों है? ट्रीट कितना अच्छा कर रहे हैं, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? परिवार में रह नहीं पा रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, अब क्या इससे बड़ा ट्रीट करने का कोई और है तरीका? वो सड़क पे कोई भिखारी भीख मांगता है तो तकलीफ तो उसको है ना, तुमको क्या? तुम तो सामने से निकल के गए थे, बिल्कुल। ऐसे 5 रुपए निकल के तुम तो चले गए, उस 5 रुपए को भी तुमने बहुत बड़ा एहसान दिखाया। किसी भी, मैं हर एक की बात कर रही हूँ, ट्रांस की बात नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सोशल टैबूज और चैलेंजेस हैं। अब उसमें भी दिल मतलब दुखी होके बोलता है ये कि एक ट्रांस व्यक्ति, उसको किसी वजह से आपने रेड लाइट से उठाया कि वो भीख मांगती है, तो उसके साथ पुलिस वाला क्या बिहेव करता है कोई जानता है? नहीं ना। एक व्यक्ति जो रात में सड़क पे खड़ी होती है धंधा करने के लिए, पैसा कमाती है, क्यों? कि दिन में वो पेट में खाना डाल पाए, किराए पे रह पाए, ट्रीटमेंट ले पाए, कि वो ट्रांस जो मानती है उसमें कंफर्टेबल, उसमें सेट हो जाए। तो जब वो ये कर रही है उस वक्त भी पुलिस ले जाती है। पुलिस लेके ही उसको इस प्रोफेशन से उठा के गई है, तो वहां क्या हो? ऐसे बहुत लोग हैं जिनका रेप उन लोगों ने किया जिन लोगों को सहारा देना चाहिए, जिन लोगों को, जिनके वजह से हमें सेफ महसूस होना चाहिए। बिल्कुल। क्या बोला? रक्षक बन गया क्या भक्षक। ये हुआ। तो ये है हिंदुस्तान की सच्चाई। अभी तक जैसा मैम आपको सुना है, ये देख के तो लगता है कि शायद, और मैं ऐसा फील भी कर पा रहा हूँ कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, इनको इन सब, क्योंकि फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, रिजेक्शंस मिल रहे हैं, स्कूल्स में बुली किया जा रहा है, जॉब्स नहीं मिल रही है, तो मतलब काफ़ी ऐसा सिचुएशन, उनके हेल्थ केयर भी नहीं है, तो उनको काफ़ी मतलब डिप्रेशन जैसी चीज़ों से भी जूझना पड़ता होगा। 69% of trans people are suffering with mental health problem. उसी तरफ फीमेल 26 हैं और मेल 18% हैं। अभी हम आ जाते हैं मैम, अभी लेटेस्ट जो ट्रांसजेंडर बिल 2026 अमेंडमेंट बिल अभी गवर्नमेंट लेके आई है और अप्रूव भी हो गया, और अब तो शायद एक्ट भी बन गया है। मैम, ये जो बिल आया है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? जैसा आपने पूछा, काश उसका ड्राफ्ट दिखाकर ऐसे शायद 100, 200, 500 ट्रांस को बिठाकर पूछा जाता, ये हमने लिखा है, आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है, इसमें क्या सही है क्या गलत, दुनिया बदल जाती, सब आसान हो जाता। मतलब मैं कहना चाहती हूँ, हम लोगों के साथ कोई डिस्कशन नहीं हुआ, ये बना दिया गया। पहला, मेरी पहली प्रॉब्लम। मेरी दूसरी प्रॉब्लम, मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान, मेरा जेंडर डिसाइड कोई दूसरा व्यक्ति करेगा। किस आधार पे करेगा मुझे नहीं पता नहीं। मतलब जिस व्यक्ति को ये बिल और एक्ट बनाने के वक्त इतनी सेंस नहीं थी कि ट्रांसजेंडर्स की आइडेंटिटीज और कैटेगरीज क्या होती हैं, वो व्यक्ति और उन व्यक्तियों ने मिलके ये कर डाला। और उन व्यक्तियों का कहना है कि वो व्यक्ति जिसके पास 6 साल से हम एप्लीकेशन भेजते हैं कि हम ट्रांस हैं, टीजी सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, और वो उसको साइन भी नहीं कर पाते हैं टाइमली 30 डेज के अंदर, तो वो व्यक्ति अब हमारी स्क्रीनिंग करेंगे। प्रोसीजर क्या है?
पहले मैं मेडिकल इंटरवेंशन करूं, मेडिकल बोर्ड से बात होगी, डीएम साहब के पास पहुंचेगी, साहिबा के पास पहुंचेगी कहानी, वो देखेंगे, फिर उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी ओपिनियन, फिर उसके बाद फिर से डीएम साहिब साहिबा के पास, तब डिक्लेरेशन दोगे आप इस बात का कि मैं कौन हूं। मतलब तुम बताओगे कि मैं कौन हूं। कैसे? बिल्कुल। चित्रगुप्त भगवान हो क्या भाई? कि तुम्हारा जन्म इस जाति में होगा, इस लिंग में होगा, हम भेज रहे हैं, सब लिख रहे हैं, कब मरोगे कब जियोगे। तो तुम इतना लिख रहे हो तो तुम ये भी लिख दो कि तुम 78 साल के उम्र पे मर जाओगे, तुम 86 पे मर जाओगे, तुम 67 पे मर जाओगे, तुम सड़क पे मरोगे, तुम ट्रेन पे मरोगे, तुम जो है फ्लाइट में उड़ते हुए मरोगे, लिख दो। तो इतना लिख सकते हो, किसी की जिंदगी का अगर इतना बड़ा निर्धारण कर सकते हो, तुम आगे भी लिख दो। क्या बाकी क्या रह गया? ये मेरी दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम, अरे जिस चीज को जानते नहीं हो उसको कैसे किया। हाँ, अगर मैं हेयर फॉल का ट्रीटमेंट नहीं जानती हूँ तो मैं हेयर फॉल का ट्रीटमेंट ना करूँ तो अच्छा है ना। फालतू का एक्सपेरिमेंट में गंजे हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो वही तो हाल है। तुम जानते नहीं थे, तुमने लिख दिया। अब क्या हो रहा है? चारों तरफ से अफरा तफरी, हंगामे, शोर शराबे हर शहर में हो रहे हैं। तो तुम पूछ लेते, जान लेते। तुमको स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, तुमको पढ़ाया गया ट्रांसकॉन में? नहीं। तो वो जो उतने बुढ़े हो गए हैं जो वहां बैठे हैं, ऐसे हाथ मार देते हैं राज्यसभा लोकसभा में टेबल पे, उनको पढ़ाया गया? नहीं। तो फिर कहाँ से जानते हैं वो? तुम आज की जो है जेनजी जनरेशन हो तो तुम नहीं जानते, वो इतने बूढ़े हो गए जिनके पता नहीं कौन से रूढ़िवादी सोच हैं, वो क्या जानते होंगे। और उठ के बजाय कानून बना दिया। कैसे? तो बड़ी गलत बात है, मुझे तो नहीं अच्छा लगता है। मतलब सोच के भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसे कैसे कोई डिसाइड कर रहा है मेरे बारे में। बिल्कुल। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम है। फिर कहते हो कि उसी परिवार में रहना है, माँ बाप घर से नहीं निकाल सकते। कौन सा परिवार? जेंडर के आधार पे मेरा बोलचाल, हाव भाव, सोच विचार, फीलिंग, ये सब डिफरेंट है। और उसके बिहार पे मार पड़ती है घर में, घर से भगा दिया जाते हैं प्रज्ञा से। शक्ल में दिखाइयो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो लौटता है वो बच्चा, 5वें दिन भाग जाता है। भाग के शरण कहाँ लेता है? बिल्कुल। कहाँ जाता है वो भागने के बाद? घर से भागा क्योंकि आपने इन चीजों के लिए टोका। अब उसको एक ऐसी जगह दिखी जहां पर इन चीजों के लिए उसे कोई रोक ही नहीं है। क्यों? वहां वो लोग रहते हैं जो खुद ये फीलिंग और एहसास रखते हैं। और वो होता है हिजड़े घराने का डेरा, हिजड़ों का डेरा। उस डेरे में गए, वहां रहे, उसको अपना लिया, वहां चेला हो गए, अब वही उनका परिवार है। निकलते ही नहीं बाहर फिर। और उसके ऊपर भी एक भद्दा स्टैंप लगाया जाता है और बोला जाता है कि देखो जी आज मिश्रा जी का लड़का किन्नर बन गया। यही शब्द होता है। बिल्कुल। तो बना कैसे? उसकी तो सोच थी, उसको अपने लोग मिल गए, अब उसको अच्छा लगने लगा। भाई एक जंगल है और जंगल में भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर घूम रहे हैं। मगर भेड़ का बच्चा तो भेड़ में घुसेगा तो ज्यादा अच्छा महसूस करेगा। अब भेड़ का बच्चा भैंस के बीच में घूम रहा है तो वो तो दब जाएगा, उसको यही तो लगेगा। ऐसे भी चीजें हैं, ठीक है। तो अब आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप बोल रहे हैं कि आप देख लेंगे, कैसे देख लेंगे कि भाई आप कि हम कौन है? तो अब वो फैमिली में रहना बड़ा मुश्किल है उस व्यक्ति के लिए, फैमिली के अंदर, क्योंकि फैमिली उसको पहले से परेशान कर रही है। और आप आइडेंटिटी का अस्तित्व मिटा देना चाहते हो क्या? आपको पता ही नहीं है ट्रांसजेंडर कौन है। अब आप बोल रहे हो कि ट्रांसजेंडर का एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर आता है शिव शक्ति, जोगती, जोगप्पा, किन्नर, अरावनी, तिरुंगई, ये सब चीजें। अब आप उनको बोल रहे हो कि तुम ट्रांस हो, परफेक्ट, आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद दिस, अच्छी बात है। दूसरा इंटरसेक्स, अरे हर इंटरसेक्स ट्रांस होगा ये जरूरी नहीं है, फिर आपने गलत डिसीजन लिया। हर जोगती ट्रांस है ये जरूरी नहीं है, मेल फीमेल उसके अंदर है, वो भी गलत है। फिर तीसरी कैटेगरी की फोर्सफुली आपने सर्जरी करवाई है, हार्मोन खाए हैं,
फोर्सफुली क्या होता है? हम्म। किसी को बिना इच्छा के कोई दवा खिला सकता है? नहीं। नहीं। किसी को बिना इच्छा के कोई ऑपरेशन थिएटर में लिटा सकता है? नहीं। ऐसा थोड़ी है कि मैं घर से ही बेहोश करके ले जाऊंगी, ये मैंने बेहोश कर दिया, अब डॉक्टर साहब अब आप एनेस्थीसिया दे दो और कर दो सर्जरी, ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। और ये तो मुझे भी अकल है, जबरदस्ती ले गई तो कल जब उसको होश आएगा तो मेरे कितने होश उड़ेंगे। जब कल उसे होश आ गया तो मेरे कितने होश उड़ेंगे। हंगामा। बिल्कुल। मानव अधिकार तो हमारे हैं ना। तो ये हमारे मानव अधिकार छीन रहे हैं बिल्कुल इस एक्ट में। मैम इसके अंदर जैसे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का जो इशू है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस पे सिर्फ अगर मैं कह रही हूँ कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का इशू 2014 में नालसा के जजमेंट में आई थी बात, और नालसा का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात हुई थी। तो अब आप उसको मान नहीं रहे हो, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट का आपने जीरो कर दिया, आप हीरो हो गए कि हम डिसाइड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जीरो है, बिल्कुल जीरो थोड़ी है। सब तो लास्ट में उसके पास जाते हैं जब हर जगह से हार जाते हैं, और तुम उसके दिए हुए एक स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर पाए। बिल्कुल। ये जान के तो मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसे कि जैसे सोसाइटी में कितने लोग मतलब हर्ट भी करते हैं, और इस बिल से भी मतलब एक आपकी जो पहचान है आप वो पहचान ही छीन रहे हो, और पहचान के बिना तो हर किसी का मौलिक अधिकार है पहचान के बिना तो कोई भी नहीं है। हम भगवान को भी अगर करते हैं तो उनकी भी तो पहचान है कि वो हम उन्हें स्त्री रूप में पूज रहे हैं या फिर पुरुष रूप में पूज रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि, और मैं आपकी इस बात से पूरा एग्री करूँगा, किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं है कि वो किसी के जेंडर पर आइडेंटिटी पे सवाल उठाए। खैर मैम अभी इस पॉडकास्ट के हम आखिरी पड़ाव पर आ रहे हैं। यहाँ पर हम आपसे एक रैपिड फायर करेंगे जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनका आप सवाल वन वर्ड में या जैसे भी आपको ठीक लगे। वन मिथ अबाउट द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। पैदाइशी ट्रांसजेंडर होते हैं, ऐसा गलत सोचते हैं लोग। पैदाइशी इंटरसेक्स हो सकता है, ट्रांसजेंडर नहीं। ट्रांसजेंडर तो जेंडर का ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा मैम, सोसाइटी को क्या बदलने की ज़रूरत है थिंकिंग फॉर द ट्रांसजेंडर? शायद बात करने का तरीका। जी। मैं आपसे किस तरह से बात कर सकती हूँ, दीदी बोलूं, भाई बोलूं, बहन बोलूं, आपको क्या अच्छा लगेगा? भाई। बस बात आसान हो जाएगी। मतलब आई एम जस्ट सेइंग, बात आसान हो जाएगी। आप किसी भी ट्रांस को ये पूछो, उसको अच्छा लगेगा, अरे इसने पूछा तो है, उसके बाद सरल हो जाएगा आपका कन्वर्सेशन। मैम कोई मैसेज आप ट्रांसजेंडर यूथ को देना चाहें? देखो, कानून तो आया है, मगर हमारे पास आज भी संविधान है, डरना नहीं है। प्राइवेसी का एक्ट उस इस्तेमाल करेंगे, डिग्निफाइड लाइफ का एक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो मैं कहती हूँ आर्टिकल 14 से 21 तक सब लगा देंगे, तब जाकर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और क्या कर सकते हैं। और आपके अनुसार मैम इक्वेलिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू यू इक्वेलिटी? मेरे मुंह से कल परसों भी ये बात निकली थी, मैं आपको बताती हूँ। इस धरती पर हर प्राणी, इंसान, नॉट प्राणी, हर इंसान के आने का एक रास्ता है जिसकी पूजा कामाख्या देवी के टेंपल में होती है। आने का रास्ता एक और जाने का भी एक। प्राण निकल जाएंगे, हम चले जाएंगे। तो फिर इस दुनिया में आने के बाद सब अलग अलग तरीके की चीजें क्यों कर रहे हैं? इक्वालिटी तो वहीं से शुरू होती है ना। आप आए थे इक्वल, यहाँ आके अपने आप में आपने अपने आप को बांट डाला अलग अलग तबकों में, शहरों में, इसमें, जाति में, लिंग में, भेद में, कलर में, कपड़ों में, ये सब आपने खुद किया। आप थे इक्वल, ये आपको याद रखना है कि आप इक्वल थे, आप आए एक ही रास्ते से थे, मगर आप खुद उसको विभाजित कर रहे हो, कभी धर्म के नाम पे, कभी लिंग के नाम पे, कभी कुछ।
इक्वालिटी वहां से अपने अगर हर व्यक्ति ने अगर ये सोच लिया कि मैं आया तो एक ही तरह से था इस दुनिया में, तो मैं ये क्यों सोचूं कि जो है वो कौन है और मैं कौन हूं, हम तो एक हैं, तो खत्म, कुछ नहीं बचेगा, सब आसान हो बिल्कुल। जाएगा। अगर आप सॉल्यूशन देना चाहें तो गवर्नमेंट को ट्रांसजेंडर के लिए जो सॉल्यूशंस हैं, जो इश्यूज हैं उनके, प्लस जो इस बिल में भी इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, क्या आप सॉल्यूशन देना चाहेंगे? और क्या आप क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स अगर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहे या डिमांड करना चाहे कि वो ट्रांसजेंडर्स के लिए एजुकेशन, जॉब, हेल्थ केयर और सोशली कुछ कर सके, कुछ सॉल्यूशन अगर आप देना चाहे तो? देखो, कानून पास करना बनाना आसान है, पहले उसकी इम्प्लीमेंटिंग तैयारियां स्ट्रांग होनी चाहिए। पहला, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसजेंडर वेलफेयर सेल होने चाहिए, ठीक है, और कमेटी होनी चाहिए। कमेटी के पास इश्यूज जाएंगे, सेल के पास कंप्लेंट जाएंगी, सेल कमेटी उनके डेवलपमेंट पे काम करेगा, उनके वेलफेयर पे काम करेगा, सेल जो है उनके इश्यूज मैनेज करेगा, फैमिली इश्यूज, वायलेंस, पार्टनर वायलेंस, दिस दैट, और ये सब होगा तो हर शहर में, डिस्ट्रिक्ट से शहर, शहर से देश, सब में सारी चीजों के सॉल्यूशन हो जाएंगे। नौकरी, काम, रोजगार, ये वो सब चीज इजीली मैनेज हो जाएगी, कोई इशू आपके पास बचेगा नहीं। पहला तो आप तो पहले वो करो कि गवर्नमेंट पहले ये सेल तैयार करे। दूसरा, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को आप मना मत करो आज भी। आपको अगर लगता है तो आप कुछ और चीजों के बारे में सोचो ना, इस पे क्यों सोचना है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एक प्रॉब्लम है। दूसरा, और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए वेलफेयर, देखो, अगर उनको यहाँ से यहाँ लाना है तो वेलफेयर की कुछ स्कीम्स होने चाहिए, पढ़ाई में छूट होना चाहिए, नौकरी में प्रावधान होने चाहिए, ये सब चीजें करो, तब तो उनका उत्थान होगा, वरना वो नीचे जाएंगे, जैसे थे वहां पे पड़े रहेंगे। तो गवर्नमेंट को इस पे भी काम करना चाहिए। अब आती है बारी कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सारी चीजें हो गई, अब गवर्नमेंट को किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? गवर्नमेंट को ट्रांसजेंडर्स कौन है, कहाँ है, कितने हैं, उस पे काम करना चाहिए, और वो थोड़ा प्रोसेस थोड़ा आसान होना चाहिए। मैं पढ़ी नहीं हूँ, दूसरी तीसरी क्लास पढ़ी हूँ, मुझे ईमेल एक्सेस करना नहीं आता। अब आप बोलते हो ईमेल पे ओटीपी आता है तो मुश्किल है, आजकल सब कुछ तो मोबाइल ओटीपी आता है। मैं एक ऐप डाउनलोड करती हूँ, फटाक से ओटीपी आता है, झट से उबर चालू, फटाक से जोमेटो चालू, ज़ेप्टो चालू, तो फिर ये भी कर दो, इतना ही आसान है, उसको इतना मुश्किल क्यों बनाया? बिल्कुल। हाँ, ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि प्ले स्टोर में जाऊं और जो है उसको डाउनलोड करूं और उस पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सब अपलोड मारूं और उसमें अपना एक सेल्फ डिक्लेरेशन की फोटो खींच के डाल दूं और एक टीजीआईडी कार्ड बन के आ जाए। वाह, कितना सरल हो जाएगा जीवन। बिल्कुल। कि प्ले स्टोर से जाके करना, और जितने भी ट्रांस है वो करेंगे। एप्लीकेशन का फाइनल वेरिफिकेशन प्रोसीजर जैसे आप बोलते हो कि डीएम के पास है, ठीक है, डीएम के पास दो, मुझे दिक्कत नहीं, थोड़ा इजी करो। मैम, आपसे बात करके हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के स्ट्रगल्स, राइट और जो प्रॉब्लम्स आपने बताई, सब हमें जानने को मिला, और उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट के थ्रू हमारे काफ़ी दर्शकों को भी जानने को मिलेगा। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी जरूर करूँगा कि अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो आपके घर के आसपास या कहीं पर अगर कोई ट्रांसजेंडर है, उसको गलत तरीके से देखने की बजाय या गलत बोलने की बजाय अगर आप उसको बहुत अच्छी वैल्यू, रिस्पेक्ट दो, तो दैट विल बी वेरी गुड। और इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जब हम अपने हिस्ट्री की अगर बात करें, राम राज्य जी की अगर हम बात करते हैं, राम राज्य की, तो कहीं ना कहीं इतिहास में इन लोगों को यानी ट्रांसजेंडर्स को सुख दुआ समाज भी बोला जाता है। तो जो हमारे भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उन्हें ऐसी गंदी नज़र से या फिर किसी गलत पॉइंट से देखना गलत है। ये मेरा ओपिनियन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद आप भी आपके घर के आसपास रह रहे ट्रांसजेंडर्स या कहीं भी आप उन्हें देखते तो उनको एक रिस्पेक्ट देंगे, और ये मैम भी जो कर रहे हैं उसमें भी आप लोग सपोर्ट करेंगे और हम भी जरूर करेंगे।
एंड थैंक यू मैम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। UBTV पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे और भी पॉडकास्ट हम मैम के साथ और मैम के साथ जो और भी वर्कर्स हैं उनके साथ भी जरूर लेके आएंगे। सो थैंक यू उज्जवल। और मैं आप बाकी जितने भी लोग वहां पर व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, मैं कहूंगी कि आप लोग इस मुद्दे को पहले तो आप बाहर लोगों तक पहुंचाएं, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और जितने भी लोग इसे देखते हैं वो लोग लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट जो कर सकते हैं वो करें, क्योंकि नए बच्चे हैं और इन लोगों ने एक ऐसे टॉपिक को चुना है जिस टॉपिक को लोग इग्नोर मारते थे। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप अगर ये करेंगे तो मैं कहती हूँ भगवान करे इनका तो भला हो, आपका भी भला हो। और इसी के साथ मैं बस आप लोगों से इतना कहूँगा, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ताकि हम ऐसे और वीडियोस लेके आ सके। और आपका थोड़ा सा भी सपोर्ट हमें हेल्प आउट करेगा ताकि हम और भी अच्छे अच्छे पॉडकास्ट ला सके। ये मेरा सेकंड पॉडकास्ट था, हो सकता है कुछ गलतियाँ हो गई हो, तो आप सपोर्ट करना, सजेशन जरूर देना। और UBTV पर आपने ये देखा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू